अशी माजी आमदार अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलमजी आपल्या सर्वांना या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करतील। जोरदार टाळ्यांमध्ये आपण त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करूया। धन्यवाद। हेलो हेलो सम्मानीय बुजुर्गों, सम्मानीय रोहित जी, मैं आप सबके बीच में तो आज इस शिवाजी महाराज चौक पर जो ऐतिहासिक आंदोलन कर्जे के सवाल को लेकर के शुरू किया है, उसमें किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में यहां पर पहुंचा हूं। हर समय पंढरपुर आने की इच्छा महाराष्ट्र में और देश में सभी की रहती है। ये आध्यात्मिक राजधानी है, इसकी तुलना काशी से की जाती है, लेकिन हमारे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण काशी से इसलिए है कि यहां पर भक्ति आंदोलन का केंद्र है। वारकरी जो पूरा का पूरा एक किस्म का संप्रदाय बन गया, जिसने समाज को बहुत कुछ देने का काम किया है, उसके योगदान को जानने, समझने, देखने भी और विट्ठल जी के, रुक्मणी जी के दर्शन करने के लिए भी लोग यहां पर आते हैं। और मुझे लगता है कि मानव की सेवा ही सच्ची ईश्वर की सेवा है। ये बात अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग तरीके से कही गई है, और आज उसी सेवा के लिए यहां पर रोहित पवार जी विधायक होने के बावजूद, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा परिवार होने के बावजूद, और अगर मैं ये कहूं कि रोहित जी के भीतर लोग, हम लोग जिन्हें एक तरीके से एक लीजेंडरी लीडर मानते हैं, शरद पवार जी और स्वर्गीय अजीत दादा, उनका एक समन्वय लोग देखते हैं। लोग देखते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या योगदान हो सकता है, वो रोहित जी के माध्यम से आप देखते हैं। मैं यहां पर आपसे ये कहने के लिए आया हूं, इस समय महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा सवाल है, इस समय जो पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल है, वो किसानों की आत्महत्या का सवाल है। और इस देश में कुल मिलाकर के जितनी आत्महत्याएं होती हैं, उसमें से 40% से ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र में होती हैं, और वो भी विदर्भ में और मराठवाड़ा में होती हैं। एक किस्म का आत्महत्याओं के फिगर को लेकर के एक कंपटीशन चलता है, और अगर अभी आप डाल करके देखेंगे, किसी भी गूगल बाबा, जीपीटी या किसी में भी डाल के देखेंगे, तो कभी 74 की फिगर, कभी 75 की फिगर, 76 की फिगर। मतलब यह है कि आत्महत्याओं का दौर लगातार चल रहा है, और देश में औसतन 35 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 35 किसान। आप ये सोचिए, आपने जब ये आंदोलन शुरू किया, मुझे नहीं मालूम कि ये आंदोलन कितने लंबे समय तक चलेगा, ये तो सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा, आप सब लोगों के सामूहिक फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन जितने दिन आप बैठेंगे, आप सोच लीजिए उतने दिन में कितने जो है शेतकारी किसान
आत्महत्या करने का काम कर लेंगे। और आपको मालूम है कि आत्महत्या का मामला सीधा सीधा कर्जे के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर किसानों की आत्महत्या रोकनी है तो फिर आपको जो कर्जा है उस कर्जे को स्थायी तौर पर खत्म करने की बात करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। क्योंकि रोहित जी सोचने समझने वाले पॉलिटिशियन हैं और एक नहीं तमाम सारी जगहों पर वो लीड करने का काम करते हैं, क्रिकेट से लेकर के गन्ना किसानों तक। तो मैं उनके सामने ये बात रख रहा हूं कि आपने बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के ये आंदोलन आपने शुरू किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे एक और बड़ा उद्देश्य जो कि सामूहिक होना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र का होना चाहिए। क्या कभी हम ऐसा महाराष्ट्र बना पाएंगे जो किसानों की आत्महत्या मुक्त होगा? क्या हम ऐसा देश बना पाएंगे? क्योंकि अन्नदाता की कर्जा मुक्ति के लिए ये अनशन चल रहा है, तो जो सबको खिलाता है वो मजबूरी के अंदर सल्फास खा लेता है या कुछ जहर खा लेता है या अपनी उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि वो अपमानित जीवन नहीं जीना चाहता। और जब उसे कर्जा लेना पड़ता है, चाहे बैंकों से हो, साहूकारों से हो, और मैं आपको ये कह दूं, आपके यहां का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मध्य प्रदेश में आजकल बैंकों ने भी वैसे ही गुंडे रखने शुरू कर दिए हैं जैसे प्राइवेट साहूकार रखते हैं। वसूली के लिए उसी तरीके के लोग, मतलब पूरे इलाके के एंटी सोशल एलिमेंट को बाकायदा पगार पर रखते हैं, वसूली के कमीशन देने का काम करते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर की स्थिति बन गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो आत्महत्या का सवाल है जो कर्जे से जुड़ा हुआ है, तो जैसे अभी रोहित दादा जब कर्जे का सवाल बोल रहे हैं, उस सवाल को लोगों ने न्यू नॉर्मल मान लिया। कर्जा है, चलते ही रहता है। जैसे कश्मीर में लोग मरते ही रहते हैं, मणिपुर में लोग मरते ही रहते हैं, और ऐसे ही किसान आत्महत्या करते ही रहता है। ये न्यू नॉर्मल है मोदी सरकार का। तो जब ऐसी स्थिति बन गई है, तो जिस तरीके से मैं मीडिया को भी इस बात के लिए, आमतौर पर तो मीडिया हम लोगों को साथ नहीं देता, लेकिन जब मैं बंबई पहुंचा और मेरी जिससे भी बात हुई, उसने कहा कि मीडिया दिखा रहा है, सब चैनल पे दिखा रहा है। तो मैं मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये जो अनशन चल रहा है, इस अनशन की बात केवल महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश भर में आपने पहुंचा दी है। और इसीलिए मैंने ये अनुरोध किया कि आप अगर कर्जे के साथ जुड़ा हुआ जो आत्महत्या का सवाल है, अगर ये आपके एजेंडा में आ जाएगा तो आपका राजनीति का लंबा भविष्य है। और आपके एजेंडा में अगर ये आ गया तो मुझे लगता है कि इसको लेकर भी किसी दिन इस महाराष्ट्र में एक बड़ी लड़ाई चल सकेगी। देश के किसान आंदोलन भी एक बड़ी लड़ाई कर सकेंगे। जब मैं यहां आ रहा था, मेरी बात राजू शेट्टी जी से हुई। राजू शेट्टी जी और हम लोगों ने मिलकर के अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाया। जब वो सांसद थे तो उन्होंने, हम लोगों ने कहा
कि सरकारें जब किसी पार्टी को सरकार बनानी होती है तो वो एक लॉलीपॉप दे देते हैं। कोई कहता है कर्जा मुक्ति करेंगे, कोई कहता है एमएसपी देंगे, लेकिन अभी तक का जो अनुभव आया है और आप लोगों का भी 2017 से लेकर के अभी तक का जो अनुभव है, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक इसका कानून नहीं बनेगा, जब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी का और कर्जा मुक्ति का कानून नहीं बनेगा, तब तक पार्टियां ये इसे बॉल समझ करके खेलती रहेंगी। लेकिन अगर गलत खेल खेला जा रहा है तो उसको भी रोकना पड़ेगा। जो काम अभी कहा गया कि हम किसानों का 2 लाख की कर्जा मुक्ति कर रहे हैं और उसके अंदर आपने ऐसी शर्तें लगाने का काम किया कि 50% किसानों को भी उसका लाभ मिलने वाला नहीं है, तो उसको तो रोकना पड़ेगा। लेकिन आगे जाकर के एक कानून की लड़ाई भी लड़ने का काम जरूर करना पड़ेगा। तो जब राजू शेट्टी जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, अभी कुछ पहले के कार्यक्रम हैं, मैं यहां पर पहुंचने वाला। फिर मैंने हमारे एआईकेएस के साथी है राजन क्षीरसागर जी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे बात की। हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की जनरल बॉडी की मीटिंग है, उन्होंने कहा मैं भी जाऊंगा। मेरी राकेश टिकैत जी के साथ में बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि हमारा एक समागम होता है हरिद्वार में, कई सालों से जब महात्मा टिकैत हुआ करते थे तब से वो चल रहा है। तो जब भी समय निकलेगा और यह आंदोलन आगे बढ़ेगा तो मैं भी यहां पर समर्थन देने के लिए मैं यहां पहुंचने का काम करूंगा। मैं आपसे साथियों ये कहना चाहता हूं, आप सब समर्थक हैं और समर्थक की ताकत से ही पूरा आंदोलन आगे बढ़ता है। यहां पर बहुत सारे प्रमुख नेता यहां पर समर्थन देने आ रहे हैं, आएंगे, और इसलिए मुझे मालूम नहीं रोहित जी कितने समय बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि जो किसानों की व्यथा कथा है वो तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन सबका समर्थन भी जरूरी है। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध मैं करना चाहता हूं साथियों कि संयुक्त किसान मोर्चे ने एक मॉडल देश के सामने पेश करने का काम किया और उसने ये आंदोलन ये पेश करने का काम किया जब मोदी जी ने आपदा का अवसर उठाते हुए उन्होंने 3 किसान विरोधी कानून जब उन्होंने देश के किसानों पर थोपने का काम किया, तब संयुक्त किसान मोर्चे के किसानों ने लाखों किसानों की गोलबंदी करके, सांसद जी आए, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सभी साथी, मैं अपनी बात थोड़ा सा, क्योंकि सांसद जी आ गए तो इनके लिए भी बहुत कानून वाला मामला तो पार्लियामेंट में ही बनेगा और राज्य का विषय है कृषि, तो थोड़ा सा मैं आपके लिए ये कहना चाहता हूं कि हम ये बात कर रहे थे सांसद जी कि ये जो कर्जा मुक्ति की लड़ाई है ये जाकर के कर्जा मुक्ति के कानून तक पहुंचनी चाहिए, जो यहां पर हम लोगों ने प्रस्तावित किया था पार्लियामेंट में। 22 पार्टियों ने समर्थन किया था और मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, शरद पवार साहब खुद उस कानून का जब मसौदा हमने बनाया तो उसके ऊपर पूरे 1 दिन की मीटिंग हुई। शरद पवार साहब आए, उन्होंने अपने हाथ से उस कानून में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, 22 पार्टियों ने उस कानून का समर्थन किया
और पार्लियामेंट के अंदर उसे रखने का काम भी किया गया, लेकिन वो आज तक पारित नहीं हुआ, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार दुख देने में प्रसन्न होती है। आपको मालूम है, जो ये योजना बनी कर्ज माफी की, अहिल्या देवी होलकर की, तो उन्होंने ये कहा था कि प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी। लेकिन ऐसा लगता है मोदी जी के लिए कि प्रजा के दुख में ही मोदी जी की खुशी है। तो नाम तो लेकर के आ गए, बहुत बड़ा नाम लेकर के आ गए। इसके पहले भी नाम आया था ज्योतिराव फुले जी का, और उस समय भी उन्होंने जो किसानों का कोड़ा जो लिखा था, उसमें भी साहूकारों की बात उन्होंने कही थी, कर्जा मुक्ति की बात उन्होंने कही थी। मेरा कहने का मतलब यह है, यह सवाल बहुत पुराना है, लेकिन जो सरकारें हैं वो इसे हल नहीं करना चाहती। अभी मुझको बता रहे थे विधायक जी, उन्होंने बताया कि जब हमारी सरकार थी तो हमने 18,000 करोड़ रुपया जब अलॉट किया तो पूरा का पूरा किसानों को दे दिया। और जब इस सरकार ने, जब पिछली सरकार ने 35,000 करोड़ किया तो उसके अंदर 18,000 करोड़ ही देने का काम किया। मेरा कहने का मतलब है, जो घोषणाएं की जाती हैं, उन घोषणाओं के पीछे जब राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होती तो वो घोषणाएं दम तोड़ देती हैं। और इसीलिए ऐसे नेतृत्व की जरूरत होती है समाज को, और विशेष करके किसानों को, कि जो कहे उसको पूरा करने का काम कर सके। भी चिंता व्यक्त कर रहे थे विधायक जी कि जो फल पैदा होता है, यहां से केला गया वो रुक गया, आम गया वो रुक गया, जो भी फल जा रहा है वो रुक रहा है, उनके बारे में कौन सोचेगा? कायदे से तो यहां से, इस मंच से इस बात की मांग की जानी चाहिए कि जो फल पैदा करने वाले किसान हैं, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए महाराष्ट्र सरकार को पैकेज देने का काम करना चाहिए। यह भी मांग करना जरूरी है, क्योंकि फाइनली क्या होगा, जो लागत लगाई है वो भी डूब जाएगी, तो जो किसान कल तक मुनाफे में था वो भी कर्ज में चला जाएगा। तो हम जब कर्ज के सवाल को उठा रहे हैं तो हमको आगे भी देखना पड़ेगा। और आगे की बात यह है कि ये जो पूरा युद्ध वाली स्थिति जो पूरी चल रही है, सरकार कह रही है कि अब आपको खाद नहीं मिलेगा, दुगने दाम पर भी नहीं मिलेगा, ब्लैक में भी नहीं मिलेगा। तो आप ये सोचिए कि जब खाद नहीं मिलेगा, यूरिया डीएपी आपको नहीं मिलेगा, जो कि नहीं मिल रहा। मेरे यहां पर आंदोलन चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, बहुत आधा भी कोटा नहीं आया है। तो जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उत्पादन के अंदर कमी आएगी, उत्पादन के अंदर कमी आएगी तो आय के अंदर कमी आएगी, आय के अंदर कमी आएगी तो फिर आप कर्जदार हो जाएंगे। तो एक एक चीज जो है, एक एक जो मुद्दा है, एक एक जो मसला है, वो कर्ज को बढ़ाने वाला मुद्दा है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं साथियों, जहां पर मैं बात कर रहा था कि संयुक्त किसान मोर्चे ने एक मॉडल देने का काम किया, हमारा क्या मॉडल था? हमारा मॉडल ये था, अपने संसाधनों से हम लोग आंदोलन चलाएंगे और लंगर हमारे यहां पर लगाने का काम हुआ था। अब क्योंकि ये तो अनशन का कार्यक्रम है और ऐसा नहीं हो सकता
कि विधायक जी अनशन करें और हम लोग खाएं, तो ये तो लंगर की बात तो मैं यहां पर नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि जिस तरीके से हम लोगों ने 380 दिन तक उस आंदोलन को चलाया था, जब तक सरकार पीछे नहीं हट गई, जब तक सरकार ने 3 किसान विरोधी कानून वापस नहीं ले लिए, तब तक हमारा आंदोलन लगातार चलता गया। मेरा कहना यह है कि हमारे देश के अंदर ये बहुत अच्छी आदत है कि जो सामने आया उसे टीका लगा दिया कि तेरा भगवान भला करेगा, करते रहो। और अपने घर पे अपन बैठे हुए, अपन ने मान लिया कि भाई जब आंदोलन सफल हो जाएगा और बिना शर्त के जब सबकी कर्जा माफी होगी तो हमारी भी हो जाएगी, आंदोलन में जाने की क्या जरूरत है। ये मानसिकता किसानों में काम करती है, क्योंकि मैं किसान संगठन में काम करता हूं और इसलिए इस मानसिकता का पूरा मुझे आभास है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन ये आंदोलन इस पंढरपुर से जिले जिले के अंदर पहुंच गया, जिस दिन ये आंदोलन गांव गांव के अंदर पहुंच गया, जैसे यहां पर आप लोग बैठे हैं, ऐसे हर जिले के अंदर कलेक्टर को घेर करके लोग बैठ गए, मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और मैं आपको यह भी बता दूं, हमने केवल दिल्ली नहीं घेरी थी, दिल्ली की सरकार के जो विधायक थे और मंत्री थे, उनका घुसना भी बंद कर दिया था पंजाब में। मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं, महाराष्ट्र की सरकार को, क्योंकि यहां पर बहुत मजबूत किसान आंदोलन है। और उसका एक उदाहरण आपको बताता हूं। आपके महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा था, वो गन्ने का रेट का आंदोलन चल रहा था, दूध के रेट का आंदोलन चल रहा था, और वो आंदोलन के व्हाट्सएप मेरे यहां मध्य प्रदेश में पहुंच गए। उस जिले का नाम है मंदसौर। वहां के लड़कों ने कहा, जो मतलब युवा किसान हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जैसा हम भी आंदोलन करेंगे, हम भी दूध बंद कर देंगे, हम लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे। उन्होंने व्हाट्सएप के आधार पर रैली निकाली तो 5000 मोटरसाइकिल आ गई। और सरकार वहां की भाजपा की, ये जो बैठे हुए हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह के, ये घबरा गए और इन्होंने गोली चालन करवा दिया, जिसमें हमारे 6 किसान साथी शहीद हो गए। लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ? उसका परिणाम यह हुआ, मेरे यहां पर जब 12 जनवरी 98 को 24 किसान शहीद हुए थे, 150 किसानों को गोली लगी थी, तब हम उतना ज्यादा संगठित नहीं थे, तो हमें केवल 2.5 लाख रुपया मिला था मुआवजे के तौर पर। लेकिन वहां पर 1 करोड़ रुपया दिलवाया हमने, 1 करोड़ रुपया दिलवाया। और मुल्ताई के अंदर भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो भी ताप्ती का मूल स्थान है, सूर्यपुत्री ताप्ती। कभी आपको बुलाऊंगा वहां पर, विधायक जी आप लोग आइएगा। उसने भी आंदोलन ने काम किया। उस आंदोलन के पहले इस देश में फसल बीमा कोऑपरेटिव के अंदर कटता तो था, मतलब प्रीमियम कटता था, लेकिन एक भी पैसा नहीं मिलता था किसानों को पूरे देश में। 85 से योजना शुरू हो गई थी, 98 तक कुछ नहीं मिला। लेकिन हमारे आंदोलन के बाद में पहली बार बैतूल जिले को 40 करोड़ मिला। और बात ये आगे बढ़ गई, पार्टियों के एजेंडा में आ गया, सरकारों के एजेंडा में आ गया, तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का अब तक बीमा मिल चुका। बहुत सारी जगह पर मिलता वही, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, लागत भी नहीं मिलती है, बहुत सारी कमियां उसके अंदर बाकी हैं। लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, जो लोग यहां पर बैठे हैं और मीडिया के माध्यम से जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, उन्हें इस बात का भरोसा होना चाहिए
कि नतीजे आंदोलन से निकलते हैं। और इसीलिए मैं बधाई देना चाहता हूं रोहित जी को कि उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। नहीं तो ज्ञापन यापन देते रहो, है ना, जा करके कुछ भी करते रहो। आप लिखा पढ़ी विधायक हैं तो बोलते रहो, भाषण देते रहो, उससे नतीजे नहीं निकलते। जैसे हमने निकाला नतीजा, संयुक्त किसान मोर्चे ने 3 किसान विरोधी कानून वापस कराए, उसी तरीके से मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर केवल आप लोग नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी भी है, महाराष्ट्र के हम सब किसान संगठनों की भी है। और मैं ये पक्का, मुझे भरोसा है कि संयुक्त किसान मोर्चे के जितने किसान संगठन हैं, सब लोगों तक ये बात पहुंचेगी और सब इस आंदोलन का समर्थन केवल यहां नहीं करेंगे, अपने अपने इलाके के अंदर भी वो इस आंदोलन को विस्तार देने का काम जरूर करेंगे। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा तो, कर्जा मुक्ति का मुद्दा तो जो है वो संयुक्त किसान मोर्चे के 2 ही खास मुद्दे हैं, एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्जा मुक्ति। तो एक तरीके से वो जो हम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रयास को एक बहुत बड़ी ताकत देने का काम आज इस आंदोलन के माध्यम से हो रहा है। तो मैं ये आपसे कहूंगा, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आंदोलन पर भरोसा रखिए, नेतृत्व के ऊपर भरोसा रखिए और नतीजा निकलेगा। कितने दिन में निकलेगा ये तो सरकार के ऊपर है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये सरकार बहुत डरपोक सरकार, लगता बहुत है 56 इंच का सीना है, लेकिन लोग जहां पर सीना तान के खड़े हो जाते हैं, ये सरकार भाग जाती है, ये सरकार साथियों छुप जाती है। ये हमने एक बार नहीं देखा, बार बार हमने देखा है। लेकिन फिर ये चोरी करने पे उतर आते हैं। जैसे आपकी भी तो चोरी हो रही है ना, इस समय देश के अंदर बात चलती है, वोट चोरी की बात चलती है, वो आपने देख ही लिया। महाराष्ट्र में कैसे वोट चोरी हुई, मेरे यहां मध्य प्रदेश में वोट चोरी हुई, और उसके बाद में बिहार में हुई, और अभी बंगाल में हुई। अब एक और ना काम आ गया है, उसके ऊपर आप ख्याल देना। और मैं विधायक जी और सांसद जी दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इसे बहुत गंभीरता से लीजिएगा। ये एक देश के अंदर एक नया काम चला है। पहले उन्होंने एसआईआर लाया, ये एसआईआर वही है जो सीए एनआरसी है। जब जनता खड़ी हो गई थी तो ये भाग गए थे। उस समय भी मैं 50 शाहीन बाग में इस पूरे देश के अंदर गया था। और अब एसआईआर के माध्यम से क्या किया, 65 लाख तमिलनाडु में काट दिए, 90 लाख इन्होंने बंगाल में काट दिए, 2 करोड़ 80 लाख इन्होंने काट दिए उत्तर प्रदेश के अंदर। कुल मिलाकर के 6 करोड़ काट दिए नाम। 10 राज्यों में, 17 राज्यों में और हो रहा है, उसमें 10 करोड़ और कटने वाले हैं। आप भी ध्यान से मेरी बात को सुनना। 17 करोड़ लोग इसी देश में रहेंगे, कौन उन्हें कहां बाहर भेजेंगे, इसी देश में रहेंगे, लेकिन उनकी नागरिक सुविधाएं रोहित जी खत्म हो जाएंगी, सांसद जी खत्म हो जाएंगी। बंगाल और बिहार में खत्म हो गया, राशन मिलना खत्म हो गया, उनका नाम कटना चालू हो गया। मतलब वो रहेंगे तो इस देश के अंदर, लेकिन उन्हें ये जो मिलता है ना राशन, ये भी नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे उनके नाम की जमीनें भी चली जाएंगी। और ये है इजराइल का मॉडल। इजराइल के अंदर 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं नेशनल जो यहूदी होते हैं, दूसरे होते हैं सिटीजन जो बाकी सब लोग होते हैं। वही प्रयोग, क्योंकि इनके माय डियर फ्रेंड है हमारे मोदी जी के, ट्रंप साहब भी हैं और ऐसे फ्रेंड है कि भारतीय लोगों को हथकड़ी बेड़ी पहना के बेचते हैं। ऐसे फ्रेंड हैं कि दबाव डाल करके इन्होंने 0% आयात शुल्क करा दिया है ना। आप समझिए इस बात को। भारत अमेरिका का जो अभी समझौता हुआ है, किसानों आपके लिए ये बर्बादी लेकर के आने वाला है। और इसीलिए मैंने कहा था कि मोदी जी जो भी कुछ काम करते हैं, हम दो हमारे दो, केवल अडानी के लिए करते हैं और एक अंबानी के लिए करते हैं,
और बाकी सबके खिलाफ करते हैं। तो मैं एसआईआर की बात बता रहा था आपको। तो एसआईआर पूरे देश को प्रभावित करेगा। इसका क्या मतलब हुआ समझिए। इसका मतलब हुआ वोटर लिस्ट भी हम बनाएंगे, कौन वोटर होगा ये भी हम तय करेंगे। एक बार एसआईआर में नाम नहीं कटे तो अगली बार काट देंगे, फिर तीसरी बार काट देंगे। और जब तक हमारी ऐसी परमानेंट लिस्ट नहीं बन जाएगी कि जब भी चुनाव होगा हम ही जीत के आएंगे, तब तक एसआईआर कट चलता रहेगा, लोगों के नाम कटते रहेंगे। समझिए, बहुत बड़ी लोकतंत्र के खात्मे की बहुत बड़ी साजिश है। और ये बात वोट चोरी से अब कहां पहुंच गई, सीट चोरी तक पहुंच गई। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मेरे यहां पर मीनाक्षी नटराजन अच्छी खासी महिला जीत रही थी, उसका फॉर्म रद्द करने का काम कर दिया। मेरे यहां पर पहले भी सांसद के चुनाव में ऐसे ही इंदौर में किया था, यहां पर सूरत के अंदर भी ऐसे ही किया था। मतलब एक और फॉर्मूला लेकर के आए हैं कि मतलब जैसे वोट चोरी होगी ऐसे सीट चोरी भी होगी, और अगर कोई ऐसे चोरी नहीं हो पाएगी तो खरीद लेंगे। मैं तो महाराष्ट्र का नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना था यहां पर 25-50 करोड़ के अंदर एक एक विधायक को खरीदा था, और अब बंगाल के अंदर खरीद लिया, अब सांसद खरीदने का काम कर लिया। मतलब जैसी किसानों की मंडी होती है ना, तो मंडी बना दिया। देश के लोकतंत्र को, देश की संसदीय व्यवस्था को इन्होंने मंडी बनाने का काम कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं साथियों, सबसे ज्यादा जो चोरी है वो किसानों की जाती है, किसानों की लूट की जाती है। आपकी लागत लगातार बढ़ रही है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुपात में आपका एमएसपी नहीं बढ़ रहा, आपका दाम नहीं बढ़ रहा। यह है सीधे सीधे किसानों की पॉकेट मारी, यह है सीधे सीधे किसानों की लूट। और कौन लूट रहा है? प्रधान सेवक लूट रहा है, उसकी सरकार लूट रही है। इसके बारे में किसी को शक नहीं होनी चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे कि डॉक्टर सुनीलम जो है वो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। अरे भाई, किसानों की राजनीति, हम लोग चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा एक आंख रखो, उस समय तो हल बैल होते थे उस पर रखो, आजकल ट्रैक्टर हो गया, और दूसरी रखो दिल्ली के ऊपर, क्योंकि जो पॉलिसी बनेगी वो दिल्ली में बनेगी, जो पॉलिसी बनेगी वो बंबई में बनेगी। तो यहां पर ये जो अनशन का फैसला किया गया है, ये महाराष्ट्र के जो राजधानी बंबई और महाराष्ट्र की विधानसभा को ध्यान में रख करके ये फैसला किया गया है। और इस फैसले के अंदर किसानों को बढ़ चढ़ करके शामिल होना चाहिए, क्योंकि वोट चोरी कर लिया, अपनी सरकार बना ली, और फिर उसके बाद में आपकी जमीनों का अधिग्रहण चालू। आपके कल्पना करिए, ये देश जब आजाद हुआ 79 ईयर्स हो गए ना, 79 साल हो गए। हर सरकार किसानों के कल्याण की योजनाएं लेके आती है, लेकिन किसानों की हालत खराब होती चली जाती है, किसानों की आत्महत्या की संख्या बढ़ती हुई चली जाती है। क्यों? इसका मतलब यह है कि जो कहा जाता है वो जमीन पर उतरता नहीं है। और ये अनशन के माध्यम से यही कोशिश है बताने की कि तुमने अगर कहा है, तुम्हारी सरकार ने कहा है कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, तो 1.8 करोड़ किसान परिवार हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। तो हर किसान परिवार का 2 लाख का कर्जा माफ होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। जो भी शर्त लगाई है उस शर्त को खत्म किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि कड़की के जमाने में, मतलब किसानों के लिए कड़की की स्थिति है कि खाद का रेट भी बढ़ रहा है, डीजल का रेट भी बढ़ रहा है, और आपको खाद मिलने वाली भी नहीं है, और आपको दाम भी मिलने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आपकी, जिसे कहते हैं कि आय कम हो रही है, आपकी क्रय शक्ति कम हो रही है, तो आप लोगों को इस आंदोलन के अंदर पूरी ताकत से उतरने का काम करना चाहिए।
मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जो आंदोलन का तरीका है जो हम लोग अपनाते हैं वो ये है कि ठीक है अनशन यहां चल रहा है, लेकिन क्या यहां पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे हम अपनी गाड़ी लगा के, हम अपना माइक लगा के, हम अपने पर्चे छपा करके हम आसपास के इलाके में घूमने का काम करेंगे, इसका प्रचार करने का काम करेंगे, मीडिया के माध्यम से खबरों के माध्यम पर नहीं रहेंगे, हम जाकर के गांव गांव के अंदर इस पूरे आंदोलन का महत्व बताने का काम करेंगे। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, एक विधायक की जिम्मेदारी नहीं है, ये जो संगठन बना है इसकी जिम्मेदारी नहीं है, एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी पूरे के पूरे समूह की है। जो बाजार के लोग हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान के पास जब पैसा आता है तभी बाजार के अंदर पैसा आता है। इस बात को समझो, दोनों का रिश्ता है। किसान के पास पैसा नहीं होगा तो तुम्हारी दुकान पर मक्खियां उड़ेंगी, किसान तो नहीं आएगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और इसलिए सबका इसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। बात बहुत लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और जो है मैं फिर से आपसे ये कहूंगा कि मैं इस आंदोलन को लेकर के महाराष्ट्र के सभी किसान संगठनों से और हमारी जनरल बॉडी जब होगी तो उसके अंदर देश के सभी किसान संगठनों से बात मैं जरूर करूंगा। और आप इस आंदोलन को जितना आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कुछ समय में आपको इस महाराष्ट्र के और इस देश के किसान संगठन आपके साथ में खड़े हुए मिलेंगे, उनकी आवाज आप तक पहुंचेगी, आपको दिखलाई देगा कि डॉक्टर सुनीलम जो कह के गया था वो कुछ होता हुआ दिख रहा है, या ऐसे ही हवाबाजी थी जैसे हमारे नेता आमतौर पर करते रहते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पर जो है समाप्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि जरा जोरदार तरीके से हम लोग नारा लगाने का काम हम सब लोग करेंगे। और मुझको लगता है कि नारा जो है एकता से शुरू करते हैं। मैं किसानों को और मजदूरों को अलग नहीं मानता हूं, इसलिए किसान मजदूर एकता जिंदाबाद की बात करूंगा। मैं बात करूंगा गांव के एकता की बात करूंगा, और उसके साथ में कि कर्जा मुक्ति का लाभ सभी किसानों को देना होगा और शर्तों को रद्द करना होगा। बस इतना ही नारा लगाने का काम करेंगे। आप लोग मुट्ठी बंद करके जोरदार तरीके से जो है वो नारा लगाने का काम आप लोग करें। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। भैया जरा दमदारी से लगाना पड़ेगा ना, आवाज बंबई तक पहुंचानी है। तो जो है मतलब बहुत सारे लोग तो इंतजार कर रहे होंगे, है ना, कि अब ये बैठे हैं, इनकी कुछ तबीयत बिगड़ने लगे, कीटोन कुछ बढ़ने लग जाए तो मतलब अपने आप मामला निपट जाए, है ना। ये बहुत ही निर्दयी लोग हैं, बहुत बर्बर लोग हैं, है ना, हम इन लोगों को जानते हैं। तो इसलिए जरा दमदारी से नारा लगाइए, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों का कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, सभी किसानों का कर्जा माफ करना होगा, करना होगा, करना होगा, सभी किसानों को 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करना होगा, करना होगा, करना होगा। लगाई लगाई गई शर्तें वापस लो, वापस लो, वापस लो, योजना में लगाई गई शर्तें वापस लो, वापस लो, वापस लो। आवाज दो हम एक, है, आवाज दो हम एक है। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजबूत किसान। कौन खिलाता हिंदुस्तान? भारत का मजबूत किसान। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। रोहित पवार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रोहित पवार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत लंबा मत करिएगा, ये मेरी सार्वजनिक अपील है। एकदा मोदी सरकारनं शेतकरी विरोधी 3 कायदे जेव्हा लोकसभेमध्ये पारित केले
त्या कायद्याला विरोध म्हणून जो संयुक्त किसान मोर्चा संपूर्ण देश पातळीवर 380 दिवस सिंगू बॉर्डर आणि वेगवेगळ्या दिल्लीच्या बॉर्डरला लढलेला आपण टीव्हीवर बघितला असेल, त्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या समन्वय समितीचे जे सदस्य आहेत त्यापैकी डॉक्टर सुनीलम एक आहेत. 380 दिवस लढाई करत असताना जवळपास 700 शेतकरी त्या आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडले, परंतु सरकारला त्याची कीव दया आली नाही. उलट रस्त्यावर त्यांनी खिळे ठोकले. आपण बघितलं असेल टीव्हीवर. अतिशय हिनकस पद्धतीनं शेतकऱ्याचं आंदोलन मोडून काढण्याचं पाप देशातल्या आणि राज्यातल्या सरकारनं वारंवार केलेलं आहे. काल एक आकडेवारी आली आहे पेपरला आणि ह्याच्यामध्ये प्रेसमध्ये, 1,25,000 आत्महत्या मोदी साहेबाच्या 12 वर्षाच्या काळामध्ये संपूर्ण देशामध्ये झालेल्या आहेत. आणि ते असं म्हणतात की मी नेहरूपेक्षा एक दिवस का होईना जास्त या देशाचा प्रधानमंत्री म्हणून काम करतोय. मी धिक्कार करते अशा प्रधानमंत्र्याचा आणि मी धिक्कार करते त्यांचं समर्थन करणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या त्यांच्या पिलावळीचा. त्यांची जी पिलावळ या ठिकाणी बोलते की नेहरूने किती 4,398 दिवस पंतप्रधान पद भोगलं आणि हे म्हणतात की मी 99 दिवस 4,399 दिवस भोगलं. पण मी असं म्हणते 17,897 दिवस औरंगजेब या देशाचा बादशाह होता, पण त्यांना जनतेचं समर्थन नव्हतं. मोदी साहेब 4,398 दिवस, तुम्ही 99 दिवस जरी इथं असलात तरी तुम्हाला सुद्धा जनतेचं समर्थन नाही. तुम्ही ईडी, सीबीआय, ईव्हीएम, SIR या यंत्रणांचा दुरुपयोग करून तुम्ही बोकांडी बसलेल्या देशाच्या. तुम्हाला या देशातल्या शेतकऱ्याचं काही देणं घेणं नाही. तुम्हाला आणि तुमच्या डबल इंजिनच्या सरकारला या देशातल्या आणि या राज्यातल्या शेतकऱ्याचं काही स्वैरसुतक नाही. आणि म्हणून आता खरं म्हणजे तुमची पायली भरलेली आहे, पण ही पायली भरत असताना आपण सगळे मिळून किती ताकदीनं या आंदोलनाला पुढे नेतोय हा खरं म्हणजे प्रश्न आहे. हे आमंत्रण लबाडाचं आव्हान आहे. ही कर्जमाफी जी दिलेली आहे ही फसवी कर्जमाफी आहे. हे उघड उघड या ठिकाणी आता आपल्याला दिसतंय आणि तरीही ते खोटं बोलतायत. त्यांचे जे प्रवक्ते आहेत ते खोटं बोलतायत आणि शेतकऱ्याची दिशाभूल करतायत. या दिशाभूलीच्या विरुद्ध मी रोहित पवाराला धन्यवाद देईन. त्यांच्या बहादुरीचं मी कौतुक करते. सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेला पोरगा जर रस्त्यावर इथल्या सामान्य शेतकऱ्यासाठी लढत असेल तर या राज्यातली एक जबाबदार कार्यकर्ती म्हणून त्यांच्या पाठीवर शब्बासकीची थाप मारण्यासाठी मी या ठिकाणी आलेले एवढं या ठिकाणी सांगते. आणि तुमच्या आंदोलनाला पूर्ण समर्थन, पूर्ण सक्रिय पाठिंबा मी या ठिकाणी देते. सुनीलम तुमच्या समोर बोलणार आहेत, त्यांचंही मनोगत आपल्या समोर होणार आहे. दादा पाणी प्या, कारण पाणी नाही प्याला तर किडण्या जात्या. तुम्हाला जगायचंय, तुम्हाला स्पेस पकडायची आहे. विरोधी पक्षाची तुम्ही करेक्ट फेस पकडलेली आहे. कुणीही इतक्या हिमतीनं समोर आलेलं नाही आणि तुम्ही आलेला आहेत म्हणून जिल्ह्यामध्ये आपण यांना पाठिंबा म्हणून आपण आंदोलन करू अशा प्रकारचं आश्वासन आपल्याला देते. आणि मला या विचारपीठावर माझं मनोगत मांडण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. काय देऊ? शेतकरी एकजुटीचा, शेतकरी एकजुटीचा विजय असो. सरसगट कर्जमाफ झालीच पाहिजे, सरसगट कर्जमाफ झालीच पाहिजे. शेतकऱ्यावरचा अन्याय बंद करा,
बंद करा, बंद करा, शेतकऱ्यावरचा अन्याय बंद करा, बंद करा, बंद करा, शेतकऱ्यावरचा अन्याय बंद करा, बंद करा, बंद करा. इथं आम्ही रोहित दादा पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर जे आंदोलन चालू केलेलं आहे त्याला पाठिंब्यासाठी आलेलो आहोत. आज आपल्या इथं आता सुशीलाताई मोराळे यांनी सांगितल्याप्रमाणे संयुक्त किसान मोर्चाचे जे प्रमुख आहेत डॉक्टर सुनीलम, ज्यांना सुद्धा शेतकऱ्यांच्या आंदोलन केल्यामुळं त्यांना जेलमध्ये जावं लागलेलं आहे. त्यांच्या आंदोलनामध्ये सरकारनेच केलेल्या गोळीबारामुळे 18 शेतकरी दगावलेले होते आणि आजही त्यांच्यावर 70-80 केसेस चालू आहेत. असे डॉक्टर सुनीलम आपल्या या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आलेले आहेत. ते माजी आमदार आहेत मध्य प्रदेशमधले आणि त्या सगळ्यांच्या बरोबर आम्ही देशभर काम करत असतो आणि म्हणून आम्ही या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काम करणारे सगळे लोक रोहित दादांच्या बरोबर आहोत. आपल्या सगळ्यांना माहित आहे रोहित दादा मागच्या अनेक वर्षांच्या पासून शेतकऱ्यांच्यासाठी लढत आहेत आणि या सरकारची जी भूमिका आहे, हे सरकार जे आहे ते महिलांच्या विरोधी आहे, कामगारांच्या विरोधामध्ये आहे आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये तर आहेच आहे. माग आपण बघितलेलं आहे 3 काळे कायदे शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये या सरकारने केलेले होते आणि त्या कायद्यांच्या विरोध दिल्लीच्या बॉर्डरवर 1 वर्षापेक्षा जास्त काळ शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं आणि हे 3 काळे कायदे मागे घ्यायला लावलेले होते. आजही आपल्याला संपूर्ण कर्जमाफी, सरसकट कर्जमाफी झाली पाहिजे म्हणून दादा आंदोलन करतायत आणि निश्चितपणे त्यांच्या आंदोलनाला यश येणार आहे. आज आपण बघतो आहोत ज्या पद्धतीने हे सरकार काम करतंय. आज मनमोहन सिंग सरकारच्या काळामध्ये ज्या किमतीला क्रूड ऑइल होतं त्याच किमतीला आजही असून सुद्धा आज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गगनाला भिडलेल्या आहेत. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना जगणं नकोसं झालेलं आहे आणि मग अशा पद्धतीमध्ये आपण बघतो आहोत काय भाव देत आहे सरकार आपल्या कांद्याला, आपल्या सगळ्याच पदार्थाला. आता आम्ही येताना बोलत होतो 6-7 वर्षापूर्वी 10-26 कपची किंमत 1300 रुपये होती, आज 2300 रुपये झालेली आहे. सगळ्याच इथं आता बोर्ड लावलेला आहे की किती साली किती किंमत होती आणि आता प्रत्येक खताची बी बियांची किंमत किती झालेली आहे. दुसरीकडे आम्हाला पीक आलं की ह्या निर्यात बंद होते. बांगलादेशची निर्यात बंद झाली, कांद्याचे आमच्याकडे भाव पडले. आमच्याकडे पीक आलं, पीक नाही आलं की आमचे मग निर्यात चालू होते. ह्या सगळ्या पद्धतीचा जो अन्याय शेतकऱ्यांच्या वरती चालू आहे तो अन्याय थांबवण्याचं काम आपल्याला करायचं. आज आपण बघतो आहोत ज्या पद्धतीने केंद्रातलं आणि राज्यातलं सुद्धा सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये काम करतंय, शेतकऱ्यांच्या विरोधामध्ये नीती आखतंय, ते सगळे आपल्याला दूर करण्याचं काम करायचंय आणि म्हणून आपल्याला ह्या सगळ्या आंदोलनामध्ये उतरण्याचं काम करायचंय. आपण बघतो आहोत केवळ शेतकऱ्यांचा मूळ जो मुद्दा आहे तो हे सरकार नुसतंच शेतकऱ्याविरुद्ध नाही तर लोकशाहीचा गळा घोटण्याचं काम हे सरकार करत आलेलं आहे आणि केवळ दुगदुगी आपल्या लोकशाहीमध्ये शिल्लक ठेवलेली आहे आणि अशी आंदोलनं जी आहेत ती लोकशाहीला ऑक्सिजन पुरवण्याचं काम करतात आणि म्हणून आपल्याला या आंदोलनाच्या माध्यमातून लोकशाहीला पण ऑक्सिजन देण्याचं काम करायचंय. आणि जी आज आपल्याला सुलतानी संकट तर आहेच आहे आपल्यावर, परंतु आता आसमानी संकट सुद्धा येऊ घातलेलं आहे आणि या आसमानी आणि सुलतानी संकटाच्या काळामध्ये जे आधीपासून हे सरकार आश्वासन देत होतं सरसकट कर्जमाफीचं, ते मात्र या सरकारने पाळलेलं नाही आणि म्हणून आपल्याला सरसकट कर्जमाफी पाहिजे. यासाठी आपण या आंदोलनामध्ये रोहित दादांच्या पाठीशी उभा आहोत आणि म्हणून निश्चितपणे आपण जास्तीत जास्त संख्येनं जर दादांच्या पाठीशी उभं राहिलो तर सरकारला सरसकट कर्जमाफी करावी लागेल, हा मला विश्वास आहे. हा विश्वास मी व्यक्त करते आणि पुन्हा एकदा दादांना धन्यवाद देते की आपण शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन लढत आहात. त्या सगळ्यांच्या मध्ये आम्ही आपल्या बरोबर आहोत आणि म्हणून यापुढेही आम्ही तुमच्या बरोबर राहू आणि या आंदोलनाला निश्चितपणे यश मिळेल असा विश्वास व्यक्त करते आणि माझा पाठिंबा